गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज आंगड़ा, आप आपके यूट्यूब चैनल पे द गियर अप इंग्लिश क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने टेंस को कंप्लीट कर लिया था और टेंस के कॉम्प्लीमेंट के लिए आज हम लेके आए हैं अपना नया टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस। प्यारे बच्चों, जी हाँ, आपने सही सुना, कंडीशनल सेंटेंस। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से वाकिफ नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने टेंस ही पढ़ा है, कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ा। लेकिन प्यारे बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं आपको ये कंप्लीट कराऊंगा, 2 वीडियोज में कंप्लीट हो जाएगा, एक तो आज और एक कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्लासेस में आपको कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन उसको पढ़ने के बाद आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाओगे उसमें आप देखोगे कि एक ना एक क्वेश्चन 100% आया हुआ है। चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में पूछे, चाहे वो एरर के रूप में पूछे, चाहे वो फिलअप्स के रूप में पूछे, चाहे वो क्लोज टेस्ट में डाल ले, कैसे भी क्वेश्चन डाल ले, आपको एक क्वेश्चन लगभग हर टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं बिना देरी के कि ये कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। शुरू करते हैं डियर। देखिए, अपना जो टॉपिक है दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि सर इनमें तो कुछ ना कुछ कंडीशन लगेगी। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें शर्त दर्शाई जाए। क्या दर्शाई जाए? शर्त। मतलब यदि आप खाना खाओगे तो ही मैं खाऊंगा। सुना है ना आपने, ब्याह शादी में कोई 2 घूंट छूट लेके और बोल देते हैं भाई तू खाना खाएगा तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा, है ना। यदि तुम गाड़ी चलाओगे तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। ये कंडीशंस होती हैं। यदि आज बारिश अच्छी होगी तो गर्मी कम लगेगी, है ना। तो ये सब किस में आते हैं? ये कंडीशनल सेंटेंस तो है। और भी आपने देखा होगा, यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस आपके यदि वाले जितने भी सेंटेंस हैं ये सब के सब आपके कंडीशंस के अंदर आते हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं आप सबको एक एक जॉब गिफ्ट में दे देता। तो ये भी क्या है? ये भी कंडीशन है। भाई साहब, मैं प्रधानमंत्री हूं तो नहीं तो गिफ्ट में जॉब दे भी नहीं सकता। तो ये, लेकिन ये सब कंडीशंस हैं जिन भी सेंटेंस के सामने हम लोग यदि वर्ड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? यदि। वो सारे सेंटेंस किसके अंदर आते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो कंडीशंस के अंदर आते हैं। तो शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या हो? कंडीशन दर्शाई जाए। क्या दर्शाई जाए? कंडीशन। और कंडीशन का मतलब भी क्या होता है? शर्त। जनरली कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत यदि से होती है। किससे शुरू होती है? यदि। जितने भी सेंटेंस यदि वाले आप पढ़ोगे वो सब कंडीशनल सेंटेंस होंगे। अब ये 4 टाइप के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट की कंडीशन। कंडीशंस जो होती है कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। दूसरा, साफ साफ बोलो, जल्दी बोलो, शाबाश, पास्ट कंडीशन। तीसरा, खुद सोचो जल्दी से, क्या हो सकता है? फ्यूचर कंडीशन। आप कहोगे सर आपने तो 4 टाइप बोला, टेंस तो 3 ही होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन पढ़ रहे हैं इसलिए एक होता है इसका इमेजिनरी। क्या बोला मैंने? इमेजिनरी कंडीशन। देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इमेजिनरी, वी हैव 4 कंडीशंस। प्रेजेंट की कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ काम किसका होगा? प्रेजेंट का। पास्ट के, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। यदि राम आ गया है, यदि राम आ गया है तो उसे यहां बुलाओ। तो ये बात किसकी हुई? आप कहोगे सर प्रेजेंट की हुई। भाई ये पास्ट की तो नहीं है, फ्यूचर की भी नहीं है। यदि राम आ चुका है तो उसे यहां बुलाओ। ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। यदि मोहन पढ़ रहा है तो उसे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, ये सब प्रेजेंट की बात हुई। आप बात कहोगे सर पास्ट में कैसे आते हैं? पास्ट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, यदि राहुल द्रविड़ अच्छा खेलता, या फिर आजकल की जो जनरेशन है वो विराट कोहली को ज्यादा पसंद करती है तो हम उसी के ऊपर सेंटेंस लेते हैं। यदि विराट कोहली अच्छा खेलता तो भारत मैच जीत जाता। ये बात किसकी हुई? ये पास्ट की हुई। यदि विराट कोहली अच्छा खेलता तो भारत मैच जीत जाता, मतलब बात किसकी? पास्ट की। तो ये पास्ट कंडीशन। आप कहोगे सर फ्यूचर कैसे? जो फ्यूचर की बात करें, यदि आप पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। यदि आप पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अब आप इस सेंटेंस के थ्रू आप समझ गए होंगे कि दोनों साइड गागेगी आ रहा है। इसका मतलब सेंटेंस किस किस टाइप में आ गया? फ्यूचर में आ गया। आप कहोगे सर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स काल्पनिक। वो सेंटेंस जिसमें मात्र कल्पना होती है, कोरी कल्पना होती है, जिसका वास्तविकता से, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इमेजिनेटिव सेंटेंस कहते हैं इनको, इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिनमें इमेजिनेशन हो, मतलब आदमी बैठे बैठे सिर्फ बैठे बैठे से सोचता रहे। ठीक है, अ पर्सन हु मेक्स द काशल्स इन द एयर,
हवाई किले जो बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसी को इमेजिनरी कहते हैं। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि वह पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ के आपके पास आ जाता। तो ये सारे सेंटेंस किसमें आए, ये इमेजिनरी तो है भाई साहब, मैं पक्षी तो नहीं हूं, आई एम नॉट अ बर्ड, तो मैं उड़ भी नहीं सकता, मतलब लेकिन मैं सोच रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, तो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी सेंटेंस। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 4 टाइप की इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, हम ये चारों के चारों टाइप डिस्कस करेंगे, 2 तो करेंगे आज और 2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इमेजिनरी जो सेंटेंस होगा उसमें आपने जितने भी सेंटेंस अब तक पढ़े हैं, हर सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस आए हैं। जैसे मैं कोई भी एक सेंटेंस बोलता हूं, यदि विराट कोहली अच्छा खेलता तो भारत मैच जीत जाता। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कितने सेंटेंस है टोटल? देखा जाए तो सेंटेंस एक ही फ्रेमिंग किया, यदि विराट कोहली अच्छा खेलता तो भारत मैच जीत जाता, एक ही तो सेंटेंस हुआ, लेकिन इसके अंदर भी 2 पार्ट हो गए। एक तो क्या, यदि विराट कोहली अच्छा खेलता, बिल्कुल सही, और दूसरा भारत मैच जीत जाता। 2 सेंटेंस हो गए। ये दोनों जो सेंटेंस होते हैं, आप तो कहोगे सर सेंटेंस तो एक था, फिर 2 सेंटेंस कैसे हो गए? तो डियर जो पार्ट जो है इन्हीं को इंग्लिश में क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्लोज कहते हैं। अभी समझाते हैं, देखो रुक जाओ। देखो मैंने कहा सबसे पहले शुरू कर लेते हैं प्रेजेंट की कंडीशन। क्या कर शुरू कर लेते हैं? प्रेजेंट कंडीशन। पॉइंट डाल लो नंबर 1 कि भाई प्रेजेंट की कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, प्रेजेंट की कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों देख लो ध्यान से, इस टाइप के देखो, हर टाइप में हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, हर रूल में, जैसे हर टाइप जो होगी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इमेजिनरी, सब में ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें एक तो टाइप होगा उसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो मेरे साथ बोलो भाई, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत बढ़िया। और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। प्यारे बच्चों, 2 पार्ट मैंने बताए थे, एक पार्ट का तो नाम ले दिया मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरे पार्ट का नाम ले दिया प्रिंसिपल क्लॉज। प्यारे बच्चों, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि सबऑर्डिनेट कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट कौन सी होती है। ये क्लोज के चैप्टर के अंदर, क्लोज का जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट कौन सी होती है, फिर नाउन क्लॉज कौन सी होती है, एडजेक्टिव कौन सी होती है, एडवर्ब कौन सी होती है। हर चीज को बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे एयरफोर्स की, नेवी की या फिर एसएससी की या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्लोज जो चैप्टर आता है सिर्फ और सिर्फ एच टेट, सी टेट, रीट, इस टाइप के, जैसे जो यूपी टेट जो बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उनके अंदर क्लोज के चैप्टर को बड़े अच्छे से पूछे जाता है। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में और प्रिंसिपल क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। देख लीजिए एक बार, जैसे मैंने कहा, यदि पहले इसको एक बार दूसरे तरीके से देखते हैं कि इनका सेंटेंस कैसे होता है। देखो प्यारे बच्चों, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज मान लेना जिस साइड इफ आए। क्या आए? जिस साइड इफ। अब ये इफ शुरू में आए चाहे पीछे वाले साइड आए, जिस साइड इफ आएगा वो कौन सी क्लॉज होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, आपको सबको पता है। फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, सबको पता है। फिर क्या आती है? मेन वर्ब आती है, सबको पता है। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। भाई अब तक हमने टेंस में यही तो पढ़ा है, किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन चीज क्या आती है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? समझ में आ रहा है इतना? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो सेंटेंस है कैसे सेंटेंस है? यदि वाले सेंटेंस। इसलिए यदि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ। इसलिए मैंने इससे पहले क्या जोड़ दिया? इफ जोड़ दिया, बस। और क्या किया मैंने? बीच में हम लोग यूज करेंगे किसका? देन का। सेंटेंस के बीच में किसका यूज करेंगे? देन का यूज करेंगे। अभी और भी पढ़ेंगे देन आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, कोमा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। फिर बात करते हैं कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है। प्यारे बच्चों, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो जो वो होती है जो इफ वाली होते हैं। इफ वाले छोड़ दो, अब जो बची है वो कौन सी क्लॉज होगी? वो इस सेंटेंस के अंदर वो प्रिंसिपल क्लॉज होगी। कौन सी क्लॉज होगी? वो प्रिंसिपल क्लॉज होगी। तो प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्लॉज कैसी दिखेगी? प्यारे बच्चों, हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए। नंबर 1 बात, हो सकता है इसकी शुरुआत लेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। और हो सकता है इसकी शुरुआत डोंट से हो। किससे हो? डोंट से हो। डोंट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। और प्यारे बच्चों, हो सकता है इसकी शुरुआत लेट से होगी, डोंट से होगी, केवल फर्स्ट फॉर्म से हो जाए। किससे हो जाए? केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से हो जाए और उसके बाद क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट आ जाए। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के।
मतलब प्रिंसिपल क्लोज वो होगी जिसकी शुरुआत या तो क्या हो, किससे हो, डोंट से, या किससे हो, लेट से, या किससे हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। वो सारे सेंटेंस कौन से माने जाएंगे, प्रिंसिपल क्लोज के सेंटेंस माने जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझ लो, प्रिंसिपल क्लोज में क्या मानेंगे हम, कैसे पता चलेगा। देखो इतना तो पता चल गया, कंडीशनल सेंटेंस, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं में दो ही क्लोज होगी, एक तो कौन सी क्लोज, एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज, दूसरी प्रिंसिपल क्लोज। देखो प्रिंसिपल क्लोज वो होती है जो मेन होती है, मुखिया होता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मुखिया, मतलब सेंटेंस का मेन पार्ट, मुख्य पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और सब ऑर्डिनेट, देखो प्यारे बच्चों, सब वर्ड जब भी किसी चीज के साथ में जुड़ जाता है इसका मतलब होता है सहायक। इसका मतलब क्या होता है, सहायक होता है। आपने सुना होगा एक तो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर तो आपको पता होगा कौन होता है, ट्रिपल स्टार होता है। भाई ट्रिपल स्टार जो होता है वो इंस्पेक्टर होता है, हाँ या ना। लेकिन मैंने कहा एक इंसान है वो क्या है, सब इंस्पेक्टर। अब आपको पता चल गया होगा कि सब इंस्पेक्टर होते हैं वो डबल स्टार होते हैं, तो मतलब इंस्पेक्टर बड़ा होता है और सब इंस्पेक्टर छोटा होता है। मतलब सब जुड़ गया तो मतलब इंस्पेक्टर की सहायता करेगा, इंस्पेक्टर की सहायता करेगा। मतलब सब जुड़ गया तो सब ऑर्डिनेट का मतलब प्रिंसिपल की जो सहायता करेगा वो क्लोज कौन सी होगी, सब ऑर्डिनेट। इतना समझ में आ गया, बस इतना ही समझना है, ज्यादा थोड़ी समझना है। चलो तो देखिए, आप देखो यहां पे जिस सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो, जब अगर हिंदी, जो बच्चे इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने सीखने की कोशिश करते हैं, वो बच्चे ध्यान दो, अगर लेट से शुरू कर दे सेंटेंस, देखो लेट आएगा, लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब होगा दो, एक सेकेंड, डोंट, अगर डोंट से आता है तो इसका मतलब होगा मत, जिसकी शुरुआत किससे होती है, मत से होती है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर शुरुआत हो तो आ या ओ, आ या ओ से शुरू होगा। और अगर लेट से शुरू होता है तो इसकी शुरुआत किससे होगी, हिंदी में दो से, अंत भी किससे होगा, दो से। जैसे मैं हिंदी भी लिखवा रहा हूं साथ साथ ताकि आपको समझने में इजी लगे, ठीक है, मुश्किल ना लगे। जैसे मैं आपसे कहूं मुझे जाने दो, मैंने क्या बोला, मुझे जाने दो। आप सबने इसकी इंग्लिश पता होगी अच्छे से, क्या पता होगी, बोलो जल्दी से, इंग्लिश क्या होगी मुझे जाने दो की, आप कहोगे सर लेट मी गो। मुझे जाने दो की इंग्लिश क्या होगी, लेट मी गो। तो देखो प्यारे बच्चों, लेट आया, हाँ जी आया लेट, लेट के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, अरे हाँ या ना भाई, लेट भी आया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। देखो गो कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने ये तो लिखा लेट मी गो, तो ये तो लिखा। तो ऐसे ही सुनो, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे सुन तो लो भाई। लेट मी गो जो होता है, इसकी जगह आप मी की जगह कुछ और लिख दो, जैसे लेट राहुल गो। देखो लेट मी गो का मतलब क्या था, मुझे जाने दो, लेट मी गो माने मुझे जाने दो। और मैं कहूं लेट राहुल गो, लेट राहुल गो, तो इसका मतलब राहुल को जाने दो। और लेट माई फादर गो, मेरे पापा को जाने दो। और लेट माई मदर गो, मेरी मम्मी को जाने दो। लेट माई ब्रदर गो, मेरे भाई को जाने दो। और सुनो, लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। बात समझ भाई, बस ऐसे ही तो है। मतलब मेन क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है। अब चेंज करो तो इसको कर लो, जाने के बजाय आने दो। जैसे लेट मी गो का मतलब मुझे जाने दो, लेट मी कम मुझे आने दो, उसे आने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। बात समझ भाई, इस टाइप से चीजें होंगी आपकी क्लियर। तो ऐसे ही मैंने डोंट से बोला, डोंट का मतलब मत करो, ऐसा मत करो, जैसे बकवास मत करो। और बकवास को इंग्लिश में, माय डियर स्टूडेंट्स, बकवास को इंग्लिश में रबिश कहते हैं। क्या कहते हैं, रबिश कहते हैं। मैंने कहा बकवास मत करो, तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, डोंट, करने को टॉक, और रबिश का मतलब बकवास। तो आप कह सकते हो बकवास मत करो, कोई आपके साथ बकवास करता है तो आप कह सकते हो डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो बिल्कुल भी। डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस बातें मत करो, ठीक है, डोंट टॉक रबिश। जैसे और देखो, डोंट स्पीक लाउडली, जोर से मत बोलो, डोंट स्पीक लाउडली। आप बोल सकते हो किसी को ऐसे, डोंट स्पीक लाउडली, तो जोर से मत बोलो। स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो। मैंने क्या बोला, स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो, ठीक है, धीरे धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। जैसे और देखो, आप बोलते हैं सर सिट डाउन, मैंने बोला सिट डाउन, तो सिट क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने कहा सिट डाउन, सेट हो गया, सिट डाउन, तो नीचे बैठ जाओ। स्टैंड अप, ऊपर उठ जाओ, ठीक है। तो मैं आपको ये छोटे छोटे की इंग्लिश की हिंदी नहीं सिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस की फॉर्मेशन बता रहा हूं, जो आपने रट रखी है उसकी शुरुआत फर्स्ट फॉर्म से होती है, और वो सब प्रिंसिपल क्लोज के ही हिस्से होते हैं, ठीक है डियर। चलो अब शुरू कर लेते हैं कि हमारे पेपर में कैसे आएगा। ये तो हुआ अपना वो सिस्टम जो कि अपने को पता होना चाहिए।
प्यारे बच्चों इतना उतार लेना एक बार कि ये जो मेन पार्ट होता है इसका, इनमें से देखो इस साइड तो ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा, इसमें से कोई भी एक पार्ट आ सकता है, लेट वाला आ सकता है, डोंट वाला आ सकता है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट वाला आ सकता है। ये तो नॉर्मल है, ये तो कभी आ जाए तो ना आ जाए, ना आए तो ना भी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखो प्रिंस, ये जो प्रेजेंट कंडीशन है ये पेपर में नहीं आती, लेकिन ये आपको इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ना सिखाती है। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ना कौन सिखाता है आपको? प्रेजेंट की कंडीशन। तो प्रेजेंट कंडीशन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कोशिश करना, मैंने जो सेंटेंस बनाए हैं इस टाइप से आप कम से कम 20-30 सेंटेंस बनाओ और मेरे पास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि मैंने ये सेंटेंस बनाए हैं। मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा आप किस टाइप के सेंटेंस सही है। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए इसलिए बना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक हमसे हुई है, कोई आपसे हुई है, कोई पढ़ने में आपको दिक्कत है, कोई चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे उसके लिए नाइस ऑसम ये लिखने के लिए नहीं बना, वो तो आप बेशक से मत लिखो, लेकिन अगर आपको कोई भी बात अगर पूछनी है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपका रिप्लाई 100% करूंगा, ठीक है। लेट्स सी, तो सेंटेंस पेपर में कैसे आता है? मैंने कहा, जैसे मैंने कहा यदि राम पढ़ रहा है, मैंने क्या बोला, चलो हिंदी लिखता हूं मैं। यदि राम, राम जरूर नहीं, राम का नाम ही लिखें, आप अपना अपना भी नाम लिख सकते हो, नहीं। यदि राम पढ़ रहा है, मैंने क्या बोला, यदि राम पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। मैंने क्या बोला, यदि राम पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। प्यारे बच्चों दो बातें हैं छोटे छोटे, आपको पता होनी चाहिए। क्या? एक तो सेंटेंस, देखो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कितने सेंटेंस है, तो आपका जवाब होगा सर एक सेंटेंस। कितना सेंटेंस है ये? एक सेंटेंस। यदि राम पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो, अरे भाई एक ही सेंटेंस है, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल एक सेंटेंस है। तो आपको मैं आपसे पूछूं कितनी क्लोज हैं, मतलब कितने पार्ट हैं। क्लोज, आप क्लोज वर्ड लिखना शुरू कर दो। अब आप बच्चे नहीं हो, जो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं वो भी अभी से दिमाग में डाल दो कि क्लोज भी कोई वर्ड होता है, इंग्लिश में क्लोज भी कोई वर्ड होता है। तो क्लोज जो है इसमें कोई कितनी क्लोज है, मतलब कितने पार्ट हैं सेंटेंस के, तो आप कहोगे सर दो। कैसे, कहां से कहां तक अंडरलाइन करता हूं मैं, बोलो। यदि राम पढ़ रहा है, एक तो यहां तक, तो उसे पढ़ने दो, तो उसे पढ़ने दो, तो दो मैंने ये अंडरलाइन कर दिए हैं पार्ट। तो आपको दिख रहा होगा दोनों में अच्छे से डिफरेंस कि एक तो राम पढ़ रहा है और एक उसे पढ़ने दो, ये दो सेंटेंस हैं। अब इसको ये आपको पता है कि है वर्ड आए, इसलिए ये कौन सी कंडीशन? प्रेजेंट की कंडीशन। अब इतना मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है इतना आपको मैंने, कि इस साइड का जो सेंटेंस होगा उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आए, या चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, या से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इस टाइप की कोई भी बातें आती है तो माय डियर स्टूडेंट्स वो उसका टेंस आपको पता लग गया होगा। नहीं पता, नए बच्चे हैं तो एक बार मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से लिख देता हूं, अपने 2 मिनट लगेंगे लिखने के, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आपको लगता है कि सेंटेंस का जो ग्राफ है वो इस टाइप का बना है, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बार बार काम चल रहा है, बार बार साइकिल चल रही है, काम इस प्रकार बार बार होता है, ता है। तो इसलिए सेंटेंस में याद रखना, तो उसके अंदर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, या उसके साथ जरूरत पड़ी तो एस या ईएस भी लग सकता है, और ऑब्जेक्ट आए तो आए, ना आए तो हमें कोई लेना देना नहीं है। प्यारे बच्चों ये बात मैंने आपको बता दी थी। और इसके अंदर याद रखना सेंटेंस में ता है, ती है या ते हैं, ये सेंटेंस के अगर एंड में आता है, सेंटेंस के एंड में आता है। हिंदी में अगर सेंटेंस के अंदर में ता है, ती है, ते हैं आता, तो आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर लिख देना। अगर आपको लगता है कि आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से चल रहा है कि काम शुरू हो रखा है और हमें नहीं पता कि काम खत्म कब होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ काम के बीच का पता है, शुरू का काम नहीं पता, तो आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है? सब्जेक्ट बोलो, बोलो भाई ये कौन सा टेंस है? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इज, एम या आर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बताया था इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, क्योंकि टेंस के अंदर बता दिया कि आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो इसकी में हिंदी में पहचान क्या होगी? रहा है, रही है या रहे हैं, इस टाइप की आपको हिंदी में पहचान मिल जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है सेंटेंस के अंदर इस टाइप का ग्राफ बना है, मतलब ग्राफ से समझ में ना आए तो आप समझ लो कि सेंटेंस में हैज या हैव लगाना है, और उसके बाद वर्ब की हैज के बाद कौन से फॉर्म आते हैं? याद करो जल्दी से, थर्ड फॉर्म। हैज के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। सर देखना एक बार, हैज के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो हिंदी के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं।
इस टाइप की हिंदी की पहचान होती है। और चौथा जो टेंस था मैंने नीचे नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्टिंग है। हैज बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कंटीन्यूअस टेंस में आप पढ़ लेना, उसमें हिंदी पहचान होगी सही रहा है, सही रही है, सही रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इस सेंटेंस को पढ़ के मेरे को इतना बताओ कि इस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आया है, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में से कौन सा स्ट्रक्चर यहां पे अप्लाई होगा। तो अंधे आदमी को भी दिख रहा होगा सर रहा है, रही है, रहे हैं यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, इसका मतलब सेकंड वाला स्ट्रक्चर यहां पर अप्लाई होगा। ये बात आपको पता होगी, मैंने लिख दिया अब तो आप बता दिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ, चीजों को याद रखना शुरू करो धीरे धीरे करके, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए एक बार यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको लिख लो एक बार जल्दी से। अब इस सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं कि सेंटेंस को कैसे लिखें, हम सेंटेंस को कैसे लिखें। तो देखिए एक बार जल्दी से सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। यदि है तो यदि को इंग्लिश में क्या बोला मैंने, इफ। अरे बोलो ना भाई, इफ, बिल्कुल सही। यदि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ बोलते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जल्दी से ढूंढो, सब्जेक्ट कौन है, राम। राम के बाद जो इज हमारा आएगा, हाँ राम के साथ क्या आएगा, एज। और पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं। कुछ बच्चे रीड भी सोच रहे होंगे, स्टडी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्टडी। देखो ध्यान से, स्टडी क्या होता है, देखो ध्यान से, स्टडी का मतलब होता है रीड भी करना, रीड के साथ साथ में राइट भी करना। फिलहाल आप कुछ बच्चे यहाँ पे रीड भी कर रहे हैं, फोन को अपने लेट के आराम से देख रहे होंगे, है ना, और कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रॉपर स्टडी ही होती है। आपको स्टडी करना चाहिए, रीड भी करना चाहिए और राइट भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्टडी। तो यदि राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़े चाहे, तो राम इज स्टडिंग। रीडिंग लिखोगे तो सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड है, लिखने से रिलेटेड नहीं है। तो कंप्लीट पढ़ने को, अध्ययन करने को इंग्लिश में स्टडी कहते हैं। तो राम इज स्टडिंग। और तो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था, देन। अरे प्यारे बच्चों बोलो ना, क्या लिखवाया था मैंने, देन लिखवाया था। यदि राम पढ़ रहा है तो अब देखो उसे पढ़ने दो, क्या लिखा मैंने, उसे पढ़ने दो। याद रखो प्यारे बच्चों, क्या आया इसमें, दो आया। और मैंने कहा था लेट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेट मी गो। जिन बच्चों को ये रूल्स याद नहीं रहते, उनको एक रूल याद रखने की बजाय एक सेंटेंस याद रख लो। इंग्लिश को याद रखने का सबसे इजी और बेहतरीन जो वे है वो यही है, आप सेंटेंस याद रखना शुरू कर दो। सेंटेंस तो याद हो सकता है, रूल तो आदमी भूल जाए कि फर्स्ट फॉर्म आगे थे कि पीछे थी। बात समझ भाई, लेट था कि नहीं था, लेट आगे था पीछे था, फर्स्ट फॉर्म थी नहीं थी, ऑब्जेक्ट था कि सब्जेक्ट था। तो प्यारे बच्चों आपको ये तो अच्छे से याद होगा, क्या, लेट मी गो। क्या याद है, लेट मी गो। अब आपको इतना पता है लेट क्या है, लेट है, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, और फिर कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म, मुझे जाने दो, है ना। इसका मतलब आपको ये सेंटेंस याद रखने हैं। तो सेंटेंस याद रखने हैं तो उसके बाद आप सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, लेट लिख दिया। फिर उसे, देखो मुझे या उसे, उसे को इंग्लिश में या तो हर कहते हैं या हिम कहते हैं। लड़का है तो हर, सॉरी हिम, और लड़की है तो हर हो जाएगा। अभी फिलहाल कौन है, राम। राम पढ़ रहे तो लड़का है प्यारे बच्चों, लड़का है तो किससे लिखेंगे, ही। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सबको पता है ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। अगर शी का पता हो तो हर हो जाएगा। ये चीजें प्रोनाउन के अंदर बताएंगे। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। ये सब किस में आते हैं, ये प्रोनाउन के अंदर आते हैं, जो आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ रहे हो। लेकिन हम आपको अपर लेवल का प्रोनाउन पढ़ाएंगे, जिसमें आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, ऐसे 5-5 चीजें एक साथ पढ़ाएंगे, पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से लिख के, जो आपके कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी को एक बूस्ट देगा, एक एनर्जी देगा। पढ़ने में भी मजा आएगा, चीजें भी समझने में अच्छे लगेंगी। ठीक है, तो लेट आ गया। लेट के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। लड़का है इसलिए हिम, क्या लिखेंगे मैं, हिम। और पढ़ने दो, पढ़ने को इंग्लिश में स्टडी, लेट हिम स्टडी। सेंटेंस ये बन गया। क्या बना, यदि राम पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। तो सेंटेंस में क्या हुआ, इफ राम इज स्टडिंग देन, तो उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। खत्म। अब ये चीजें देखो, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर आपको चेयर पे, टेबल पे बैठ के आराम से फिर सवाल निकालने पड़ते हैं, तो प्रैक्टिस होती है। अब इस टाइप की चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे भी आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे चैटिंग करते हो, बातें करते हो, आपका डियर, आपका लविंग, आपका कोई भी फ्रेंड हो, तो उससे आप जब बात करते हो तो थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने की बजाय लिखने की कोशिश करो। पहले लिखने का कॉन्फिडेंस लाओ, स्ट्रक्चर याद रहेगा, दिमाग में फिट होगा, फिर बोलने की कोशिश करो। तो लिखने में मजबूती आ जाएगी, बोलने में भी आ जाएगी, बोलने में आएगी, लिखने में आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो आपको सेंटेंस ये बन गया। तो फिलहाल तो मैंने यही बताया आपको कि इस प्रकार के सेंटेंस जब दिमाग में चले तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। हो सकता है 1-2 बार गलत हो जाए, लेकिन दूसरी तीसरी बार ठीक हो जाएगा। और एक बार ठीक हो गया तो मैं गारंटी लेता हूं, आप दूसरी बार जब आप उसको लिखोगे 100% सही लिखोगे आप।
हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक आप प्रेपोजिशन की कर दो, हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक आप स्पेलिंग की कर दो, लेकिन प्यारे बच्चों धीरे धीरे सीखते ही तो आगे बढ़ोगे। जब कोई छोटा बच्चा होता है तब एकदम से वो चलना नहीं सीखता, पहले वो धीरे धीरे देखना, वो चलेगा फिर गिर जाएगा, फिर चलेगा फिर गिर जाएगा, या फिर पहले वो आराम से बेड पे लेट के ऐसे चलेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है, फिर गिर जाता है, फिर दौड़ता है, फिर गिर जाता है, फिर दौड़ता है, फिर आप इतने बड़े हो गए, आप अच्छे से चल सकते हो। क्या आप कभी गिरे हो चलते चलते? ऐसे चक्कर आ जाए तो बात अलग है ना, लेकिन आप ऐसे कभी नहीं गिर सकते। तो प्यारे बच्चों, वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हो सकता है एक बार में गलती हो जाए, दूसरी बार गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे, और आपकी इंग्लिश का जो हमारा जो सिखाने का जो मोटिव है वो पूरा भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, आप उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करना। चलो सेंटेंस देता हूं, आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करना। मैं तो 2 ही सेंटेंस दूंगा क्योंकि टाइम की कमी है अपने पास, लेकिन आप अपने पास 10 से 15 सेंटेंस लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मेरे पास फोटो खींच के और अच्छे से उसके कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर मैंने ये बनाए हैं, चेक करके बताओ ठीक है कि नहीं है, हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रैक्टिस डियर आपको करनी पड़ेगी। ऐसे 100 के वीडियो लेट के देखने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देख रहे कि देख के बोल गए, एंजॉय करके हंस के बोल गए। नहीं, अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है, तो डेफिनेटली वी विल हैव टू वॉच इट केयरफुली। नेक्स्ट वन, मैंने सेंटेंस कहा, यदि मोहित सो गया है तो उसे परेशान मत करो, तो उसे परेशान मत करो। प्यारे बच्चों, परेशान को इंग्लिश में बोदर कहते हैं, BOTHER। बोदर का मतलब परेशान करना। और भी वर्ड्स होते हैं जो हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे, ठीक है, लेकिन अभी बोदर दिमाग में रख लो। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, वो अगले समय के लिए वेट करो। जिसको नहीं पता उसके लिए एक नया वर्ड आ चुका है। अब इसका बना लो एक बार जल्दी से, पॉज करके वीडियो को, फिर मैं आगे शुरू करता हूं। ठीक है, अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखो, यदि मोहित सो गया है तो उसे परेशान मत करो। प्यारे बच्चों, मैंने कहा यदि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ। फिर मोहित को क्या कहते हैं? मोहित कहते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं टेंस कौन सा। देखो, सो गया है, आप कहोगे सर अभी आपने जो भी बातें लिखवाई थी उसमें या तो लिखवाया था ता है, ती है, ते है, या फिर आपने लिखवाया था रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर आपने लिखवाया था चुका है, चुकी है, चुके हैं। सर ये कहां से आ गए बीच में? सो गया है, गया है। प्यारे बच्चों, यही तो चीजें समझने की होती है कि हिंदी के अंदर पहचान कुछ और होती है, लेकिन हम लिखते कुछ और हैं। सारी चीजें नहीं पढ़ पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चीजें कॉमन सेंस की भी होती है। एक बात बताओ, 3 चीजें हैं, या तो वो काम बार बार होता है, या काम हो रहा है, या हो चुका है। आप बताओ इन तीनों में से कौन सी चीज है? ये बार बार होता है ये तो नहीं, इसमें तो ये तो नहीं लिख रहा है यदि मोहन सोता है, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ये भी नहीं है यदि मोहन सो रहा है, नहीं। ये तो हो सकता है यदि मोहन सो चुका है, हाँ जी, ये हो सकता है यदि मोहन सो चुका है। तो उसी को तो इसने दूसरे शब्दों में लिख दिया, यदि मोहन सो गया है। खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं खाना खा चुका हूं, हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बात एक ही है। इसका मतलब बात कौन सी हुई? परफेक्ट की हुई सर। परफेक्ट मतलब काम परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया, कंटिन्यू नहीं है, मोशन में नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट है काम। और प्यारे बच्चों, अगर काम परफेक्ट है तो वही दिमाग में आएगा, है जाओ के बाद वर्ब की, अरे बोलो हाँ, थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही कहा। तो मोहित हैज, मोहित के साथ क्या आता है? हैज। मोहित अकेला है। कई बच्चों को दिमाग में आता है कि सर हैज कब आता है, कब आता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये बता भी दिया था, नहीं पता तो फिर भी ध्यान से सुन लो। एक इंसान होगा तो हैज, और एक से ज्यादा होगा तो हैव। एक होगा तो हैज और एक से ज्यादा होगा तो हैव। प्यारे बच्चों, हैज देखो छोटा है और हैव बड़ा है। जिनको कंफ्यूजन होते है उसके लिए बता रहा हूं, जिनको पता है वो तो बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर कर दो। देखो, छोटा इंसान छोटा है, ये एक इंसान के लिए हैज, बड़ा है तो ज्यादा इंसान के लिए। बस ये याद रखने का तरीका ताकि कंफ्यूजन ना हो। इफ मोहित हैज और सो गया है, थर्ड फॉर्म, सोने को इंग्लिश में स्लेप्ट। इफ मोहन हैज स्लेप्ट, यदि मोहन सो चुका है, ठीक है, तो उसे परेशान मत करो। तो उसे परेशान मत करो, तो देन डोंट, देखो मत करो क्या लिखा है इसने? मत, तो डोंट बोदर। बोदर लड़का है, हिम, ही हिज हिम, ठीक है, तो उसे परेशान मत करो। इफ मोहित हैज स्लेप्ट देन डोंट बॉदर हिम, ऐसा बनाया होगा। जिसने नहीं बनाया होगा उसको मैं बता देता हूं। देखो, मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया था डोंट आएगा, डोंट जिसमें मत आ जाए उसमें डोंट वाला स्ट्रक्चर लगाना, देख लो पीछे जाके। डोंट, डोंट के बाद आपको कौन सी फॉर्म जोड़नी है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या जोड़ना था? ऑब्जेक्ट जोड़ना था। मतलब अपना काम यहां पर पूरा हो गया है, ठीक है, अपना काम यहां पे पूरा हो गया है। एक सेंटेंस देता हूं मैं नेक्स्ट क्लास के लिए, आप देखना एक बार ध्यान से कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो सेंटेंस होगा अपना
आप उसको कैसे बना के लेके आते हो, मैं आपको सेंटेंस देता हूं, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा लो भाई, थोड़ा बहुत तो लगा लो। सेंटेंस ये है, यदि सुबह से बारिश हो रही है तो बाहर मत जाओ, तो बाहर मत जाओ। प्यारे बच्चों चलो ये भी मैं बना देता हूं, अगला सेंटेंस आप बना के लेके आना, ठीक है। चलिए, यदि सुबह से बारिश हो रही है तो बाहर मत जाओ। सुबह से बारिश हो रही है तो बाहर मत जाओ। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को आप एक बार बनाने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, बारिश होने को रेन कहते हैं। रेन का मतलब बारिश होना। बारिश हो रही है उसको कहते हैं इट इज रेनिंग। क्या कहते हैं? इट इज रेनिंग का मतलब बारिश हो रही है। उसको ये मत बोल देना रेन इज रेनिंग, गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी की वर्ब और नाउन सेम बन जाती है तो उसको नाउन के लिए आपको इट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, यदि सुबह से बारिश हो रही है तो बाहर मत जाओ। तो प्यारे बच्चों यदि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ, ठीक है। सब्जेक्ट क्या अपना? इट। सबसे पहले देखो, मेन कुछ भी हो कुछ भी ना हो, दिमाग में एक बात डाल लो, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। सारे इंग्लिश का नतीजा यही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, खत्म बात। इसका कोई रोल नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, हो तो लगा दो, ना हो तो भूल जाओ, छोड़ दो सेंटेंस को बीच में ही। देखिए, इफ लगा दिया, फिर सब्जेक्ट कौन है? इट आ गया, फिर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्या है ना? क्या है ये? से। ये तो भूल गए आप कहोगे सर ये तो ध्यान ही नहीं दिया, से भी आया है भाई, समय आया है सुबह से। क्या बोला मैंने? सुबह से, है ना। सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, कई दिनों से, 15 दिन से, 15 तारीख से, 20 दिन से, इस सप्ताह से, इस सप्ताह के अंत से, सोमवार से, मंगलवार से, ये सब समय ही तो है। और ये समय जब भी आता है सेंटेंस में, जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे हाँ है ना, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि बिल्कुल यही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा क्योंकि सेंटेंस में क्या है आया है। था होता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, रहा होगा होता तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता। तो प्यारे बच्चों, इफ, इट के बाद देखो ध्यान से सुनना, मैंने कहा हैज बीन, क्या लिखा मैंने? हैज बीन रेनिंग। क्या लिखा मैंने? हैज बीन रेनिंग। जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़ा, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, टेंस का सेकंड पार्ट जाके आप पढ़ लो। टेंस का सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इफ इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया अपना। यदि कब से? सुबह से। देखो, मॉर्निंग इवनिंग के लिए किसका यूज किया था? मैंने बताया था पार्ट ऑफ द डे जब भी आए सेंटेंस में, क्या है? पार्ट ऑफ द डे जब भी आए सेंटेंस में, तब आपको किसका यूज करना है? सिंस का। क्या यूज करना है? सिंस का। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस डांस, सिंस डस्क, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून, कुछ भी हो तो सिंस मॉर्निंग, एक सेंटेंस पूरा। देन लगा दिया भाई, ये लगा दिया, देन लो, देन आ गया, ठीक है। तो बाहर मत जाओ, क्या लिखा मैंने? बाहर मत जाओ। तो देखो फिर से क्या आ गया? मत। और मत आते ही सेंटेंस में डोंट वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन? डोंट वाला पोर्शन। तो आपको डोंट स्पीक लाउडली याद होगा, तो सबसे पहले क्या लिखो? डोंट। अब यहां पे वर्ब क्या है अपनी, जल्दी देखो, जाना। तो डोंट गो, जाना के इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। कहां पर? बाहर, तो आउटसाइड। बाहर मत जाओ, सेंटेंस बन गया। अरे ऐसे तो छोटे छोटे सेंटेंस आगे बनाओगे, बड़े बनाओगे, एक बार गलती हो सकती है, दो बार हो सकती है। इज रेनिंग, हैज बीन रेनिंग की जगह आपने शायद इज रेनिंग कर दिया हो, मॉर्निंग के साथ आपने सिंस की कार यूज कर दिया हो, किसी ने सिंस मॉर्निंग की वजह फ्रॉम मॉर्निंग कर दिया होगा। ये छोटी छोटी गलतियां चलती रहती है, लेकिन हमें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस समझ में आना चाहिए। जब प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो प्रेपोजिशन समझ में आएगी, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल सही करोगे, जब टेंस नाउन पढ़ेंगे नाउन सही करोगे, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर कंजंक्शन, फिर प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, ना जाने क्या क्या पढ़ोगे आप, लेकिन बड़े ही मस्ती से, मजे से ये जो चीजें आपको समझ में आ रही है, तो आई होप और 100% आई एम श्योर एंड गारंटीड दैट कि आपको आगे वाली चीजें 100% अच्छे से समझ में आएंगी। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिख के जाता हूं, आपको अगला सेंटेंस आपको खुद बताना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, तो पास्ट जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में बना देंगे, पास्ट जो टेंस होगा वो सेकंड पार्ट के अंदर बनाएंगे। तो इसमें सेंटेंस ये है, यदि बाबा रामदेव
समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। तो इसमें तो हमें भी आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, या हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसे लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा सेंटेंस आपके लिए टिपिकल बना दो। पीछे नहीं रहना चाहिए। प्यारे बच्चों ये है अपना, तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हिंदी की स्पेलिंग गलत हो गई, अब सही होगा शायद। तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस है मैंने यहां तक लिखा, आपको इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसके 8, 10, 15 सेंटेंस आप बना लोगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रेजेंट कंडीशन पूरी समझ में आ जाएगी। और मैं 100% गारंटीड हूं कि आप इंग्लिश लिखना शुरू कर दो। क्या बोला मैंने? इंग्लिश लिखना शुरू कर दोगे। और आप आज से ही इंग्लिश लिखना शुरू कर दो, क्योंकि टेंस पढ़ाए क्यों जाते हैं, टेंस सीखे क्यों जाते हैं? एक दूसरे से जब हम बातचीत करते हैं तो आपको उसको, आप उसकी बातें आप समझ को, अपनी बातें आप उसके सामने रख सको। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। हैव ए फैंटास्टिक डे, हैव ए गुड डे। थैंक यू।